मैं दीपावली देवी राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा में एक्सटेंशन लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने रघुवीर साहे का साहित्यिक परिचय और रघुवीर साहे की कविता करवाऊंगी। रघुवीर साहे समकालीन हिंदी कविता के जाने माने चेहरे हैं। उनका जन्म 1929 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। 1951 ईस्वी में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्य किया। इन्होंने आगे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में इनकी आरंभिक कविताओं का प्रकाशन हुआ है। घड़ी नहीं कहती है डिग जा अपने पद से, डिग जाने पर घड़ी नहीं कहती है धिक, और यह तो वह कभी नहीं कहती है साथी ठीक है, वह कहती है टिक 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 टिक। यहाँ जो टिकने की टेक है वह सिर्फ ध्वनियों का ही खेल नहीं है, बल्कि वह मेटाफिजिकल एहसास है जिसके बगैर बड़ी कविता बल्कि कोई भी रचनात्मक कर्म संभव नहीं है। रघुवीर साहे जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्य किया और उन्होंने दैनिक नव भारत टाइम्स दिनमान में भी कार्य किया। उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। सन 1990 ईस्वी में इस महान साहित्यकार व पत्रकार का देहांत हो गया था। रघुवीर साहे जी मूल रूप से पत्रकार ही थे, परंतु उन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी समकालीन कविता को बड़े ही सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाएं काव्य संग्रह सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये सब क्या है उनके काव्य संग्रह हैं। कौन कौन से? सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। कहानी संग्रह में हम रास्ता इधर से है और जो आदमी हम बना रहे हैं। निबंध संग्रह में दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण, उभे हुए सुखी। ये सब तो उनके क्या है काव्य संग्रह हैं, कहानी संग्रह हैं, निबंध संग्रह हैं। हम यहाँ पर उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में भी बात करेंगे। रघुवीर साहे जी पेशे से क्या थे? पत्रकार थे और हिंदी समकालीन कविता के वो सशक्त कवि के रूप में भी उनको याद किया जाता है। उन्होंने लघु की महत्ता को स्वीकार करते हुए अपने घर मोहल्ले हर तरह की कविताएं उन्होंने लिखी हैं, उनको काव्य में स्थान दिया है। लेकिन उन्होंने घटनाओं में सबसे बड़ी जो विडंबना त्रासदी को उन्होंने बड़े सीधे तरीके से या विषम समस्याओं को बड़े सीधे तरीके से उन पर दृष्टि डाली है। उनकी कविताएं मार्मिक उल्लास और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से भरी पड़ी हैं। कविता की उन्होंने कहानीपन और नाटकीयपन दिखाया है कि हम उनको हमेशा रघुवीर साहे के जो काव्य कर्म हैं उसको नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने समय की अवधारणा, समय के महत्व को भी स्वीकार किया है और उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी सीढ़ियों में पर धूप में उन्होंने उस पर लिखा है कि रचना के लिए किसी न किसी रूप में वर्तमान से पलायन करना आवश्यक है। कोई कोई ही इस पलायन को सुरुचि तरीके से निभा पाता है। अधिकतर लोग अतीत के गौरव में लौट जाने की गलती कर बैठते हैं और ये भूल जाते हैं कि वर्तमान से मुक्त होने का प्रयोजन कालातीत होना है, मृत जीवन का भूत बनना नहीं है। उन्होंने वैचारिक आयामों का भी अपने काव्य में बड़े सुंदर तरीके से प्रयोग किया है। विचारों को प्रकट करने का हम सब का तरीका भिन्न भिन्न होता है। हम भिन्न भिन्न तरीके से हम आम आदमी की से लेकर राष्ट्र तक दृढ़ता से अपना कार्य कर सकते हैं। वही कार्य रघुवीर साहे जी ने भी किया है। उन्होंने अपने समय और समाज को काफ़ी गहराई से देखा, उसको अनुभव किया और उसके बारे में कविता में स्थान दिया, काव्य में स्थान दिया। उन्होंने समाज की समझ का मतलब
समाज में मनुष्य और मनुष्य के बीच में जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो इंसानी गैर इंसानी जो भी रिश्ते हैं, वो उनमें समझ को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया कि उनमें अगर समझ है तभी वो रिश्ते आसानी से लंबे समय तक वो चल सकते हैं। वे ये भी मानते हैं कि अगर इंसान और इंसान के बीच एक गैर बराबरी का रिश्ता है तो उस रिश्ते को कोई भी आदमी अच्छे से निभा सकता है, लेकिन उसके लिए उन दोनों में समझदारी का जो आपस की जो समझ है वो समझ होनी चाहिए। उन्होंने आज़ादी के बाद के भारतीय समाज में ना बराबरी के जो सामंती मूल्य हैं उनका भी बड़े सूक्ष्मता से उनको पहचाना और उनको अपने काव्य में स्थान दिया है। वे अपनी कविता अधिनायक में लिखते हैं कि राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह है, भारत भाग्य विधाता है, फटा स्तना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, कौन कौन है वह जन मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। अर्थात जो विचारों में जो भी क्या है, विचारों में जो भी खाई पैदा होती है वो सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करती है। वही सोच हमें क्या है, राष्ट्र से हमें आम आदमी से लेकर उस राष्ट्र तक लेकर जा सकती है। वो हमारी क्या है, समझ पर निर्भर करता है, हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। विद्रोह का स्वर जो रघुवीर साहे जी हैं वो आधुनिक काल के जो तार सप्तक है, पहला जो तार सप्तक है वो 1943 में प्रकाशित हुआ था और जो दूसरा तार सप्तक है वो 1951 में प्रकाशित हुआ था। और जो रघुवीर साहे जी हैं उनको जो अज्ञे जी द्वारा संपादित दूसरा तार सप्तक है उसमें वहाँ पर उनको स्थान मिला था और ये उस समय की सब बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी बात थी। जब भी हम तार सप्तक की बात करेंगे तो अभी तक अज्ञे जी के 4 तार सप्तक हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं। पहला 1943 ईस्वी में हुआ है, दूसरा 1951 ईस्वी में हुआ है, तीसरा जो तार सप्तक है 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और तो चौथा जो तार सप्तक है वो 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और जो रघुवीर साहे जी हैं वो जो दूसरा तार सप्तक जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ है, उनका जो काव्य कविताएं हैं उनका प्रकाशन द्वितीय तार सप्तक में हुआ है या वहां से उन्होंने अपनी काव्य यात्रा का प्रारंभ किया है। तो जब भी हम ये बताते हैं तो इससे हमें क्या लगता है कि ये सब कुछ जो बातें हैं ये आधुनिक काल से हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो पूरा 900 सालों के इतिहास को 4 भागों में बांटा है उसमें हम सबसे पहले क्या मानते हैं, वीरगाथा काल, दूसरा हम मानते हैं भक्ति काल, तीसरा मानते हैं रीति काल और चौथा मानते हैं आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के अंदर रघुवीर साहे जी को स्थान दिया गया है। जो प्रथम है वीरगाथा काल, उसकी जो समय सीमा है वो 1050 से लेकर 1375 संवत है। संवत और ईस्वी में 57 सालों का डिफरेंस होता है, गैप होता है। उसके बाद जब भक्ति काल आती है उसकी जो समय सीमा है 1375 संवत से लेकर 1700 संवत है। रीति काल की जो समय सीमा है वो 1700 से लेकर 1900 संवत है और आधुनिक काल की जो है 1857 से लेकर या 1900 से लेकर अभी तक सारा क्या चल रहा है, आधुनिक काल चलता है। और आधुनिक काल के अंदर हम रघुवीर साहे जी को स्थान देते हैं इसलिए क्योंकि जब आधुनिक काल की बात आती है तो उस समय क्या है, अपने आप में राष्ट्रीय चेतना, नव जागरण, इन सब का प्रारंभ हो चुका था। क्योंकि क्या है, भक्ति काल में तो संतों के महत्व, संतों के विचारों के बारे में बताया गया है। वीर गाथा काल में क्या है, जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने क्या है, जो जिस राजा के अधीन रहकर कार्य किया उनका प्रशस्ति गान किया हुआ है। और आधुनिक काल में विद्रोह का स्वर, राष्ट्रीय चेतना है, भक्ति, उसमें क्या भक्ति में स्थान दिया है। जबकि रीति काल था जिसका समय है 1700 से लेकर 1900 संवत है, उसमें सारा श्रृंगार वर्णन है, उसमें राष्ट्रीय चेतना की भावना नहीं थी। लेकिन जब आधुनिक काल की बात आती है तो उसमें विद्रोह का स्वर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और रघुवीर साहे जी ने भी अपने काव्य में क्या है, विद्रोह का जो स्वर है उससे रिलेटेड जो कविताएं हैं वो लिखी हैं। रघुवीर साहे जी जो पूंजीपति वर्ग है, जो जनतंत्र की आड़ में क्या है,
जो निम्न वर्ग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो उनका शोषण करते हैं, दमन करते हैं, अन्याय के खिलाफ उनको अन्याय के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ विद्रोह करते हैं, उन सब के बारे में रघुवीर साय जी ने हमें बताया है। उस दौर के जितने भी बुद्धिजीवी थे वो क्या है, इस तरह के संशयवाद के शिकार हो गए थे, और साठोत्तरी कविता में उन्होंने ये अच्छे से हमें दिखाया है। उस समय के कवियों को क्या लग रहा था कि जब सब कुछ ऊल ही जलूल है तो सोचना भी फिजूल है। मतलब सब कुछ क्या है जो समय के बिल्कुल विपरीत हो रहा है, अगर हम उसके बारे में फिर भी सोच रहे हैं तो हम ये सब कुछ फिजूल या फालतू का सोच रहे हैं। इसलिए उस दौर में व्यवस्था के प्रति कवियों का जो आलोचनात्मक रुख था वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, और वो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा वो खतरा था। जो सही तरीके से जो कवि थे, जो अपने आप को आधुनिक काल के संबंध में मानते थे, उन्होंने उन सब का विरोध किया है जो इस तरह की जो प्रवृत्ति थे उसको अपनाते थे। रघुवीर साय का जो रचना काल था, या उन्होंने जो ये अनुभव किया कि जो पूंजीपति है वो जनतंत्र में भी मनुष्य और मनुष्य के बीच जो असमानता है, सामाजिक अन्याय है, उसका बोलबाला था, और उसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर सकते थे। बहुत सारे साहित्यकार तो ऐसे थे कि उनको पता था कि उनके सामने अन्याय अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो उसके खिलाफ बोलने की क्या है कोशिश नहीं कर सकते थे। लेकिन रघुवीर साय जी ने उन सब को समझा, और क्या है निडरता से उन सब का विरोध किया, और उस तरह की जो कविताएं हैं उनको अपने काव्य में स्थान दिया। उन्होंने अपनी पहली ही कविता में नेता क्षमा करें के बारे में लिखा है कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, न उसके साथ खाने के लिए गम दे सकता हूँ, न मिटा सकता हूँ ईश्वर के विषय में तुम्हारा जो भ्रम है। लोगों में श्रेष्ठ लोगों मुझे माफ़ करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आ नहीं सकता, और न मैं तुम्हें रोटी दे सकता हूँ, और न तुम्हें उसके साथ खाने के लिए गम दे सकता हूँ। इस तरह की जो विद्रोह का स्वर था उनकी पहली ही कविता में नेता क्षमा करें में स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार विद्रोह का स्वर उनके काव्य में फूट फूट कर भरा हुआ था। मोह भंग की अनुगुंज। साठोत्तरी जो दौर के जितने भी हिंदी साहित्य के जो कवि थे, उन्होंने मोह भंग की जो अनुगुंज सुनी और उसको अपने कविताओं में जो स्थान दिया। उनकी उस समय की कविताओं में सही तरीके से हम वो सही मतलब उसका अनुमान भी लगा सकते हैं और बता भी सकते हैं कि वो किस प्रकार से लोकतंत्र विरोधी थी। मगर सच्चाई तो यह है कि उन्होंने अन्याय और बराबरी को, उनसे क्या है जो भी भ्रष्टाचारी थे उनको भगाने का कार्य किया अपने काव्य में स्थान देकर। शोषक वर्गों की जो शोषण हो रहा था जो निम्न वर्ग का, उसके खिलाफ उन्होंने खुल्लम खुल्ला हल्ला बोला और अपने काव्य में उनको लिखा। और क्या है जो उस तरह के अन्याय और बराबरी को उन्होंने बताया कि हम अब सहन नहीं करेंगे। इस प्रकार की जो मोह भंग की जो अनुगूंज थी वह रघुवीर साय के काव्य में हमें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। उन्होंने एक जगह और भी लिखा है कि संसद एक मंदिर है जहाँ किसी का को द्रोही कहा नहीं जा सकता है। संसद एक मंदिर है जहाँ किसी को द्रोही कहा नहीं जा सकता है। दूध पिए मुंह पूछे आ बैठे, जीवन गांधी गोद, दानी सदस्य तोंद सम्मुख धर, बोले कविता में देश प्रेम लाना, हरियाणा प्रेम लाना, आइसक्रीम लाना है। मतलब बातें तो बहुत सारी सभी बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन उनके बारे में उनका विश्लेषण करना, उनको अपने काव्य में स्थान देने का जो कार्य है वो रघुवीर साय के अलावा अन्य कवियों ने बहुत कम ही किया है। यथार्थ चित्रण। यथार्थ चित्रण का मतलब होता है कि जो भी हम समाज में जो भी बुराइयां होती हैं जिनको हम अपने सामने देखते हैं उसके बारे में जो का त्यों बताना। रघुवीर साय जी ने जो भी समाज में जो बुराइयां देखी उनके खिलाफ खुल्लम खुल्ला आवाज़ उठाई और उनको अपनी कविताओं में लिखने की कोशिश की, ताकि उनसे लोग क्रांति की भावना सीख सके और उनको क्या है उनको देखकर अन्य भी आवाज़ उठा सके, अन्य भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। साठोत्तरी बरसों में लिखी गई रघुवीर साय की बहुत सारी कविताएं हैं जो अपने समय के आर पार जाती हुई हमें दिखाई देती हैं।
और ये सब कविताएं यथार्थ में रची गई कविताएं हैं, क्योंकि उस समय जो राजनीति में पूंजीपति दलों के द्वारा जो दल बदल की बीमारी थी वो उन पर जो इस तरह से हावी हो रही थी, जो कि जैसे कि आज के समाज में है। मगर रघुवीर साय के पास ऐसा कोई विजन या ऐसी कोई दृष्टि थी जिससे वे ये समझते कि भारतीय आवाज पर राज बरकरार रखने के लिए पूंजीवादी सामंती तत्व चाहे धन का कितना ही फैलाव कर लें, क्योंकि धन के बल पर ही जो दल बदल की राजनीति है उसको बढ़ावा मिलता है। इस तरह जो गरीब वर्ग है उनका शोषण होता है, और उस शोषण वर्ग जब उनका शोषण होता है तो वो क्या है, क्रांति करने पर उतारू हो जाते हैं। उन्होंने लिखा है कि गाकर सुनाता है जनवादी वादों की घोषणा, गाकर सुनाता है जनवादी वादों की घोषणा, महामंत्री जनता के लिए नहीं, वह विद्रोहियों को प्रमाण देने के लिए है कि मैं दल बदल के लिए योग्य व्यक्ति हूँ। इस प्रकार उन्होंने जो भी समाज में जो भी बुराइयां देखी हैं उन बुराइयों को बड़ा बारीकी से उन्होंने क्या है, बारीकी से उनको समझा है, और उनको अपनी कविताओं में उनके बारे में यथार्थ बताया है कि आज की जो राजनीति है वो राजनीति केवल पूंजीपति वर्ग के हाथों में ही है, और वो किस प्रकार निम्न वर्ग का शोषण करती है और किस प्रकार धन के बल पर जो दल बदल की जो राजनीति है उसको बढ़ावा मिलता है। जन पक्षधर रघुवीर साय जी मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो समानता और सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उन्होंने उसके बारे में भी काव्य में अपनी आवाज़ उठाई है, और जो अमानवीय और क्रूर हरकत समाज में होती है उसके लिए उन्होंने अपनी आवाज़ को भी बुलंद किया है। उन्होंने लिखा है कि जितनी भी राष्ट्र विरोधी हरकतें हैं उनका पर्दाफाश करने के लिए हम सबको अपनी लेखनी का सहारा लेना होगा, और जनवादी मूल्यों को हमें समझना होगा। जो असमानता जितनी भी समाज में फैली हुई है उनको सूक्ष्म तरीके से हमें समझना होगा, और उस पर हमें अपनी लेखनी चलानी होगी। इस झूठे करुणामय मन को धिक्कार है अगर हम उसके खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। वह दुख ही सच्चा है जो हमने झेला है। इस तरह की जो भावना है वो क्या है, रघुवीर साय जी रखते हैं। नारी के प्रति दृष्टिकोण, रघुवीर साय जी की कविताओं में नारी के लिए एक खास तरह का स्थान देखा जा सकता है। वे नारी को भी समतावादी दृष्टिकोण से ही देखना पसंद करते हैं। हिंदी के जितने भी ज़्यादातर रचनाकार हुए हैं वह नारी को क्या है, अबला दिखलाते हैं और उनके प्रति दया का भाव रखते हैं। परंतु जो रघुवीर साय जी हैं नारी के प्रति क्या है, एक मतलब उसको सबला के तौर पर दिखलाते हैं, और उनका जो अबला के प्रति दृष्टिकोण उसको वो नकारते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि हमें नारी के बारे में, क्योंकि वो स्वयं कर्म करती है, पूरे परिवार को संभालती है, वो असहाय नहीं हो सकती है, वो हीन दीन नहीं हो सकती है, और उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। और नारी के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक है। हिंदी साहित्य में स्त्री के प्रति यह भावना बार बार उन्होंने व्यक्त की है कि वे उपेक्षिता है, इसलिए दया की पात्रा है। लेकिन हमें क्या है, जो अन्य साहित्यकार हैं वो उनको अबला समझकर उनके बारे में जो दृष्टिकोण है वो नकारात्मक बना देते हैं और उसको कमज़ोर कर देते हैं। लेकिन रघुवीर साय जी हैं इस मर्म को बहुत पहले से ही समझ गए थे, और वो दया के बदले बराबरी का जो दर्जा है वो नारी को देना चाहते हैं। आगे पॉइंट आता है अकेलेपन का संत्रास्त। जो आधुनिक काल की कविताएं हैं उसमें मनुष्य की विशिष्ट समस्या सबसे बड़ी है अहम के कारण भीड़ में रहते हुए भी अपने आप को अकेला अनुभव करना, और इसके बारे में भी रघुवीर साय ने काव्य में स्थान दिया है। काव्य में लिखा है कि मनुष्य क्या है, अपने अहम के कारण वो क्या है, लोगों की भीड़ में बैठा है, लेकिन लोगों की भीड़ में होते हुए भी उस अपने दुख के बारे में वो किसी को बता नहीं सकता है। वो किसी व्यक्ति के कंधे पर सिर रखकर वो रोना नहीं चाहता है, क्योंकि वो अहम से बिल्कुल भरा पड़ा है, और उनके खिलाफ उन्होंने कविताओं में आवाज़ उठाई है। मेरा यह एक जीवन है, कविता में वो लिखते हैं, पर मेरा एक और जीवन है जिसमें मैं अकेला हूँ। जिस नगर के गलियारों, फुटपाथों, मैदानों में मैं घूमा हूँ, हंसा खेला हूँ,
इसके अनेक हैं नगर, सेठ, म्युनिसिपल कमिश्नर, नेता और सैलानी, शतरंजबाज और आवारे, पर मैं इस हा होती नगरी में अकेला हूँ। अर्थात मैं सब, पूरा समाज है, भरा पूरा परिवार है, लेकिन अहम के कारण क्या है, वो अकेलेपन का जो शिकार है वो अपने आप को समझते हैं, और उसके बारे में वो अपनी कविताओं में भी लिखते हैं। जब भाषा शैली की बात आती है तो रघुवीर साय जी आधुनिक काल से संबंध रखते हैं। तो आधुनिक काल में क्या है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। उन्होंने भी अपनी काव्य में क्या है, सहज, सरल, धारा प्रवाही खड़ी बोली का प्रयोग किया है। वस्तुतः उन्होंने क्या है, तत्सम, तद्भव शब्दावली के बारे में भी बताया है। तत्सम क्या होती है, जो हिंदी में बहुत से शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी वो जिसे उसी रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं, जैसे अग्नि है, वायु है, सूर्य है, ये सारे क्या हैं, तत्सम शब्दावली हैं। और तद्भव क्या होते हैं, तद्भव उससे होना, किससे, संस्कृत से होना, लेकिन आज उनका जो स्वरूप है वो संस्कृत से बदल चुका है और आज उनका स्वरूप है जो संस्कृत से अलग हो गया है। इसमें हम क्या कह सकते हैं, जैसे गृह है, ग्रह है, ग्रह में क्या है, उसका जो तद्भव रूप है वो क्या बन जाएगा, घर। आम्र है वो क्या बन जाएगा, आम। कर्पूर वो बन जाएगा कपूर। और तत्सम क्या है, तत्सम, जो संस्कृत के समान है। और उन्होंने क्या है, लोकोक्ति मुहावरों का भी अपने काव्य में स्थान दिया है, अलंकारों का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ काव्य में रस की जगह उन्होंने बौद्धिकता को भी प्रधानता दी है, छंदों का भी प्रयोग किया है। और जो बातचीत की जो शब्दावली है वो सहज रखी है। उन्होंने अपने काव्य में क्या है, भावात्मक, वर्णात्मक, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। वर्णात्मक का मतलब है जैसे हम वर्णन करते हैं, और चित्रात्मक है ऐसी बातें करना कि हमें ऐसा लगे कि हमारे सामने कोई चित्र, उस चीज़ के बारे में जो हम बातें कर रहे हैं उसका जो चित्र हमारे सामने उभर कर सामने आ गया है, जिससे पाठक को बड़ा, पढ़ने वाले को बड़ा अच्छा अनुभव होता है कि वो जो सीन है उसके सामने चल रहा है। और व्यंग्यात्मकता है इनकी भाषा का एक सहज गुण है, और उसमें उसके साथ साथ चित्रात्मकता भी है। तो इस तरह क्या है, जो रघुवीर साय का जो साहित्यिक परिचय है उसमें ये बहुत सारे पॉइंट आते हैं। उसके बाद जो उनकी कविता आती है, लोकतंत्र का संकट। लोकतंत्र का संकट, इस समय क्या लगता है कि जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अब बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, और जो ये संकट है वो क्या है, राजतंत्र का। क्योंकि अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र नहीं रहा है, लोकतंत्र अब क्या बन चुका है, राजतंत्र बन चुका है। अब मैं पहले बता दूं लोकतंत्र क्या होता है और प्रजातंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र और प्रजातंत्र दोनों एक ही चीज़ हैं, जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और जिसमें जनता की भलाई के लिए कार्य किया जाता है। लेकिन जो राजतंत्र है, राजतंत्र में राजा निरंकुश होता है, वो जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, और इसमें क्या होता है कि वो अपनी मनमानी करता है। बस ये राजतंत्र क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है, लेकिन इसमें हम उसके गुणों को नहीं देखते, उसकी योग्यता को नहीं देखते, केवल ये देखते हैं कि वो एक वंश का है, वही वंश आगे राजा बनता जाता है, और इसमें लोकतंत्र के मूल्यों को कोई भी स्थान नहीं दिया जाता है। इस तरह की भावना को रघुवीर साय जी ने अपनी कविता में स्थान दिया है। अब जो लोकतंत्र का संकट है क्या है, रघुवीर साय की एक चर्चित और बड़ी महत्वपूर्ण कविता है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो नेता हैं, अधिकारी हैं, वो लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का दायित्व तो उठा लेते हैं, लेकिन वे अपने कर्तव्य को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, चाहे उनको लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो उनको बिगाड़नी पड़े, उसके लिए वो पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ पे रघुवीर साय जी क्या कहना चाहते हैं, लोकतंत्र का जो संकट है उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो उच्च अधिकारी और नेता हैं, जो केवल अपने कर्तव्य, अपने अधिकारों के बारे में सोचते हैं, ना कि जनता के कर्तव्य और उनके अधिकारों के बारे में सोचते हैं। लोकतंत्र का जो संकट है उसमें अगर कोई व्यक्ति, जो साधारण व्यक्ति उन कर्तव्यों के बारे में समझता है और उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, तो उनकी आवाज़ को क्या कर दिया, दबा दिया जाता है। जो ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो देश व समाज के लिए बड़ी घातक सिद्ध हो जाती हैं।
दुख की बात तो यह है कि इन समस्याओं को दूर करने के अपेक्षा जो समाज के लोगों को, जो रघुवीर साई जी बताते हैं कि वास्तव में जो माहौल है वो लोकतंत्र का बिल्कुल बिगड़ चुका है। और केवल जो उच्च अधिकारी हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, केवल क्या है वो अपने बारे में ही सोचते हैं, वो देश के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, जिसके कारण जो स्थिति है दिन प्रतिदिन जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है और जो लोकतंत्र है वो बिगड़ कर राजतंत्र का रूप धारण कर रहा है। अभी कविता देखो, पुरुष जो सोच नहीं पा रहे हैं किंतु अपने पदों पर आसीन हैं। पुरुष जो सोच नहीं पा रहे किंतु अपने पदों पर आसीन हैं और चुप हैं। तानाशाह, क्या तुम्हें इनकी भी जरूरत होगी जैसे तुम्हें उनकी है, जो कुछ न कुछ उटपटांग विरोध करते रहते हैं। सब व्यवस्थाएं अपने को और अधिक संकट के लिए तैयार करती रहती हैं और लोगों को बताती रहती हैं कि व्यवस्था बिगड़ रही है। जब भी हम सप्रसंग व्याख्या की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम प्रसंग, फिर व्याख्या और विशेष। इसमें जब प्रसंग की बात आती है तो जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं। सबसे पहले ये समकालीन हिंदी कविता में से ली गई हैं और कविता का नाम क्या है, लोकतंत्र का संकट है और इसके रचयिता रघुवीर साहे जी हैं। और इसमें कवि ने ये स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र में नेता और अधिकारी ही लोकतंत्र के संकट का सबसे बड़ा कारण है। ये चीज़ें क्या है, प्रसंग। और व्याख्या में हम क्या लिखेंगे कि पुरुष जो सोच नहीं पा रहे हैं किंतु अपने पदों पर आसीन हैं और चुप हैं। यहाँ पे सोच कौन नहीं पा रहा, जो उच्च अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, क्योंकि वो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, समाज और देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वह उच्च पदों पर आसीन तो हैं लेकिन वो चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि जब उनका काम चले जा रहा तो उनको बोलने की क्या आवश्यकता है, इसलिए वो चुप है। तानाशाह, क्या तुम्हें इनकी भी जरूरत पड़ेगी। और जो तानाशाह क्या है, जो स्वेच्छाचारी हैं, जो अपनी मर्जी से काम करने वाले हैं। तो ये सब कुछ कौन है, स्वेच्छाचारी तानाशाही कौन है, जो ये उच्च वर्ग के लोग हैं, जो राजनेता हैं। ये क्या करते हैं कि दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं और केवल इनको अपने अधिकारों के बारे में ही पता है। जैसे तुम्हें उनकी है, कुछ ना कुछ उटटांग विरोध करते हैं। इसलिए ये केवल क्या है, जो लोग थोड़ी बहुत भी अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं उनको ये उटपटांग बातें उनको सुनाते हैं और उनकी बातों का ये विरोध करना शुरू कर देते हैं। सब व्यवस्थाएं अपने को और अधिक संकट के लिए तैयार करती रहती हैं। इस प्रकार जो व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत ठीक हैं वो बिगड़ जाती हैं और वो और ज़्यादा संकट पैदा कर देती हैं और लोगों को ये बताती रहती हैं कि जो व्यवस्था है वो बिगड़ रही है। ये नहीं बताते कि इन व्यवस्था को बिगाड़ने वाला कौन है। जो नेता हैं, अधिकारी हैं, वो केवल अपने फायदे के लिए ही कार्य करते हैं। उसके लिए अगर उनको व्यवस्था को बिगाड़ना पड़े तो भी वो पीछे नहीं हटते हैं। ये सब क्या है, व्याख्या है। विशेष की जब हम बात करेंगे तो क्या है, विशेष के दो भाग होते हैं, भाव पक्ष होता है और कला पक्ष। सबसे पहले हम भाव पक्ष की बात करेंगे। जो भी कवि के कहने का मतलब है, जो भाव है, उसको क्या बोलते हैं, भाव पक्ष। जैसे हमने ये पंक्तियां पढ़ी और पढ़ने के बाद हमने क्या भाव लगाया कि यहाँ पर लोकतंत्र के बारे में बता रखा है कि लोकतंत्र का जो संकट है उसको फैलाने वाले अधिकारी हैं, नेता हैं, बड़े बड़े उच्च वर्ग के लोग हैं, पूंजीपति हैं, और वो क्या कर देते हैं, लोकतंत्र के लिए संकट पैदा कर देते हैं। ये तो हमारा भाव है। और जब कला पक्ष की बात आती है तो कला पक्ष में हम भाषा को लेते हैं कि भाषा किस प्रकार की है। भाषा के बारे में हम क्या कहेंगे कि भाषा सरल है, सहज है, व्यंग्यपूर्ण खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया है। तत्सम तद्भव शब्दावली के बारे में बता रखा है, मैंने अभी बताया तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण क्या है, जो बात पढ़ते ही समझ में आ जाए कि पुरुष जो सोच रहे नहीं पा रहे किंतु अपने पदों पर आसीन है और चुप हैं। ये बातें क्या है, मतलब कि पढ़ने हमें समझ में आ रहा है, तो इस तरह की जो बात उसको क्या बोलेंगे, प्रसाद गुण। और उदाहरणों का प्रयोग किया गया है, तानाशाही के बारे में बता रखे हैं, अलंकारों का प्रयोग किया गया है, वर्णात्मक वर्णन किया गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है।
सप्रसंग व्याख्या में क्या होता है, पहले प्रसंग होती है, व्याख्या होती है, फिर विशेष होती है। उसके बाद देखो, तब जो लोग सचमुच जानते हैं कि यह व्यवस्था बिगड़ रही है, वे उन लोगों के शोर में छिप जाते हैं जो इस व्यवस्था को और अधिक बिगाड़ना चाहते हैं, और उसी में उनका हित है। लोकतंत्र का विकास राज्यहीन समाज की ओर होता है, इसलिए लोकतंत्र को लोकतंत्र में शासक बिगाड़ कर राजतंत्र बनाते हैं। इन पंक्तियों में रघुवीर साय जी क्या कहते हैं कि तब जो लोग सचमुच जानते हैं कि जो व्यवस्था है वो बिगड़ रही है, और व्यवस्था बिगड़ने के कारण वे वे उन लोगों के शोर में छिप जाते हैं, और जो सही तरीके की बात करता है, सही ढंग की बात करता है, उन लोगों को वे व्यवस्था बिगाड़ने का उत्तरदायित्व सौंप देते हैं, और वो अपने आप की साफ छवि है वो लोगों के सामने दिखलाते हैं, और इस व्यवस्था को वो धीरे धीरे और ज़्यादा बिगाड़ते रहते हैं। और वो क्या बताते हैं कि ये है जो जो समाज के जो लोग हैं वो इस व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन हालांकि वो अपने मकसद के लिए क्या है, वो औरों का बुरा कर रहे हैं, उसी में उनका हित है। क्योंकि जो इस तरह के जो लोग होते हैं, जो प्रजातंत्र के विरोध के जो लोग होते हैं, वो केवल अपने हितों के बारे में सोचते हैं, वो समाज के हित के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। लोकतंत्र का विकास वो करना चाहते हैं, लेकिन वो एक राज्यहीन समाज की स्थापना भी वो करना चाहते हैं। एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें क्या है, लोगों को अपने कर्तव्यों का बोध नहीं होता। वो केवल लोकतंत्र का एक दिखावा करते हैं, और दिखावा करने के चक्कर में वो लोकतंत्र के लिए तो संकट पैदा कर देते हैं, और लोकतंत्र को क्या है, वो धीरे धीरे राजतंत्र में तब्दील कर देते हैं। अब है जो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र न रह कर क्या बन जाता है, वो राजतंत्र बन जाता है, जिसमें वो क्या है, अपने हिसाब से शासन कर सकते हैं। जो इस तरह का जो बातें हैं वो रघुवीर साय जी ने अपनी जो कविता है लोकतंत्र के संकट में दिखा रखा है। आगे देखो, अभी मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जो मैंने अभी आपको करवाए हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको किसके बारे में बतलाया है, अभी रघुवीर साय के बारे में बताया है। अब ये बताइए, रघुवीर साय का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1929, 1931, 1930, 1935। रघुवीर साय जी का जन्म 1929 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में लखनऊ में हुआ था। और रघुवीर साय का निधन कब हुआ था? रघुवीर साय का निधन 1990 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। लोकतंत्र का जो संकट है, कविता के रचयिता कौन है? कौन है? रघुवीर साय। लोकतंत्र का जो संकट है, कविता के रचयिता कौन है? रघुवीर साय हैं। या लोकतंत्र के संकट के लिए सबसे बड़ा संकट कौन पैदा कर देता है, या संकट उत्पन्न करने वाले कौन हैं? जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वही क्या करते हैं, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब बताइए लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन लोगों के द्वारा चलाया जाता है, जबकि जो राजतंत्र है वो क्या है, जिसमें शासन है वो जनता के द्वारा नहीं चलाया जाता है, बल्कि उसमें अपनी मर्जी से जो शासन है वो किया जाता है। लोकतंत्र और जो राजतंत्र है एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत है। लोकतंत्र में लोगों का शासन है, और उसमें क्या है, राजा निरंकुश होती है, अपनी मर्जी चलाती है। इस तरह रघुवीर साय जी की हमने साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ा, उनकी विशेषताओं को देखा, उनकी जो कविता है उसमें सबसे पहले हमने लोकतंत्र का संकट है वो किया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जो उनके काव्य संग्रह में सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो आदि के बारे में बता रखा है। मैं अंत में आपको एक और दो पंक्तियाँ और सुनाऊंगी इसके बारे में। हंसो हंसो जल्दी हंसो इससे पहले कि वह चले जाएं। हंसो हंसो जल्दी हंसो इससे पहले कि वह चले जाएं। उनसे हाथ मिलाते हुए
नजरें नीची किए उनको याद दिलाते हुए, हंसो कि तुम कल भी हंसे थे, हंसो हंसो जल्दी हंसो। रघुवीर साहिब जी ने इस तरह की जो भाषा शैली है उसका प्रयोग किया है और जो व्यंग्यात्मक शैली है उनके जो काव्य में हमें साफ रूप से दिखाई देती है। आशा करती हूँ कि आपको रघुवीर साहिब की जो साहित्यिक विशेषताएं हैं और उनकी कविता है वो समझ में आई होंगी। धन्यवाद।